हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्न क्लास में। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बुक लेके आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी प्रोजेक्ट बुक है। आपको जो प्रोजेक्ट आपको 40 नंबर के मिलते हैं वो आप इस बुक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान की कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं आपकी प्रोजेक्ट बुक में। तो देखिए, पहला है आपका प्रयोजन कार्य। एक इसमें क्या लिखा रहेगा, आपका उद्देश्य दिया है जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाजारों के बारे में उनकी जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए हैं उनका विवरण लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने आसपास के जो इतिहास का जो आपका चित्रकला है या फिर आपका हस्तकला है उसके बारे में आपको पता करना। तो ये आपका उद्देश्य रहेगा। इसमें पहले आप लिखेंगे प्रस्तुति। क्या लिखेंगे प्रस्तुति में? आपको धातु शिल्प डालेंगे कि धातु शिल्प क्या होती है। प्राचीन शिल्पों में से एक है। धातु शिल्प में विभिन्न धातुओं जैसे कि घंटा धातु, सोना चांदी, कांस्य के मिश्र धातु एवं लोहा आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद दस्तकारों के समुदाय, यह लिखेंगे आप क्या, यह कार्य मुख्य रूप से गोंड, मुरिया, ध्रुव, भात्रा समुदाय के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह बताएंगे। इसमें भी कौन कौन सी तकनीक यूज हुई थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे तकनीक। धातु शिल्प बनाने के लिए लाल लास्ट मोम विधि, ठीक है, रेपोसी और डोकरा जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद बाजार में देखेंगे आप, तो बाजार में क्या लिखेंगे, धातु शिल्प से बनी वस्तुओं में मूर्तियां, ठीक है, मन्नत दीपक, आदिवासी आभूषण इत्यादि प्रमुख होते हैं जो विदेशों से भी पसंद किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका बाजार बताएंगे। फिर बदलाव में क्या लिखेंगे इसमें आप, इसमें लिखेंगे कि धातु शिल्प बनाने के लिए अब छैनी और पालिश का प्रयोग किया जाता है। पिछले 20 वर्षों के दौरान इनकी मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है जिससे कारीगरों को अच्छा मुनाफा होता है। इस कलात्मक विपुलता से आदिवासी कारीगरों को देश में अपनी पहचान दिलाई है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है आपका ये उद्देश्य रहेगा और ये प्रस्तुति आपको इस तरह से देनी है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा पहला। अब दूसरा देखते हैं प्रोजेक्ट, आपका 2 प्रोजेक्ट कार्य है। दूसरा अगर आप ये लिखेंगे प्रोजेक्ट का दूसरा क्या रहेगा, इसमें आपको बताना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। ठीक है, उनके चित्र व उनके संबंधित जानकारी संकलित कर नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य, ये आपको एक एल्बम तैयार करना है। ठीक है, ये आपका प्रयोजन कार्य रहेगा दूसरा। इसके आपका उद्देश्य है। इसका आप प्रस्तुति कैसे देंगे, जैसे पहला हम लोग आपको बता रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी में पहले हम लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। आपको इनकी फोटो बनाना है। आपको अगर फोटो नहीं तो आप इनको चस्पा कर सकते हैं, अपने बना सकते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप लिखेंगे। उनके जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई 1906 को हुआ था। जन्म स्थान क्या लिखेंगे आप, भावरा गांव। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान क्या है इसके बारे में लिखेंगे। इन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। दूसरा क्या लिखेंगे इसमें आप, आजाद ने काकोरी षड्यंत्र 1925 में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए थे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, ये चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आपको बताना है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला हो जाएंगे आपके जो स्वतंत्रता सेनानी है। दूसरा आप लिख सकते हैं, एक और आपके पास एग्जाम्पल है वीरांगना छलकारी बाई के बारे में। ठीक है, तो वीरांगना छलकारी बाई के बारे में हम क्या देंगे, उसकी जन्मतिथि इनकी थी 22 नवंबर 1830 को जन्म हुआ था इनका। जन्म स्थान को बताएंगे आप, बुंदेलखंड भोजला गांव में हुआ था। इनके जो है इनके चित्र आप इस तरह से बना सकते हैं, ये चित्र है। ठीक है, चलकरी बाई का। इनका आपको क्या बताना है, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, तो वह एक वीर साहसी महिला थी। ठीक है, इनने क्या करा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में यह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। ठीक है, मतलब झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी जो सेनापति थी, एक दुर्गा दल था, उनकी सेनापति थी। ये क्या था, लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, मतलब जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी हमशक्ल थी। इस कारण से शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। ठीक है, क्योंकि रानी जो है लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी, तो झांसी की रानी की तरह, तो ये हमशक्ल होने के साथ साथ उनके कपड़े पहन के उनको धोखा देने में भी काफ़ी युद्ध करे हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से युद्ध में इन्होंने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया था। ये झलकारी बाई के बारे में आप बता सकते हैं। तो दूसरे आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें आपका झलकारी बाई का आप देख सकते हैं। तीसरा आप क्या लिखेंगे, रानी अवंती बाई। ठीक है, रानी अवंती बाई के बारे में, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म तिथि क्या लिखेंगे आप, 16 अगस्त 1831 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या डालेंगे आप, ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनकी आपकी फोटो आपको बनाना है, अवंती बाई जी की फोटो बना देंगे आप। फिर स्वतंत्रता में इनका क्या क्या योगदान है, स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या योगदान है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट, यह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। ठीक है, ये आप लिखेंगे। सेकंड क्या लिखेंगे इसमें पॉइंट,
रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। तीसरा क्या लिखेंगे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। ठीक है। चौथा क्या लिखेंगे, जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में स्वतंत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी तथा अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर इत्यादि क्षेत्रों में अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया था। इस तरह से रानी अवंतीबाई के बारे में आपको बताना है। अब तीसरा प्रोजेक्ट आता है आपका। प्रोजेक्ट में आप लिखेंगे, उद्देश्य क्या लिखेगा, किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन या इमारत का परिवेशी उपलब्ध सामग्री से मॉडल बनाना है आपको। ठीक है, मतलब किसी भी स्थानीय ऐतिहासिक भवन है या इमारत है उसको बताना। तो हमने आपके सामने ग्वालियर का किला के बारे में बताया है। तो ग्वालियर के किला की प्रस्तुति में लिखेंगे, ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई लगभग 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बुलिये पत्थर में निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक, बुद्ध और जैन मंदिर, गुजरी महल, मानसी महल, जहांगीर महल, कर्ण महल इत्यादि मौजूद है। इस किले का निर्माण राजा मानसी ने करवाया था। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है, ये आपको बताना है। इसमें लेकिन नोट क्या रहेगा, विद्यार्थी कागज, छोटे छोटे पत्थर, थर्माकोल सीट या हैंडमेड सीट की सहायता से मॉडल तैयार कर सकते हैं ग्वालियर किले का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर के प्रोजेक्ट में। इसको हम बोलते हैं चौथे नंबर का प्रयोजन कार्य। इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आपको उद्देश्य क्या लिखेंगे, आप देखिए उद्देश्य में आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजाति समुदाय से संबंधित जानकारी आपको बताना है। वह चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर विवरण लिखिए। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, आपका उद्देश्य रहेगा। इसमें आपको बताना है कि उनकी भोजन क्या है, उनकी वेशभूषा मतलब पहनावा कैसा है, उनके कहने कैसे हैं, उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी है, प्रमुख उद्यम मनाए जाने वाले त्यौहार। ठीक है, ये आपका क्या है, उद्यम मतलब व्यापार होता है। इस तरह से आप इसका क्या लिखेंगे, आप उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तुति देंगे। तो पहला हम बता रहे हैं आपको गोंड जनजाति के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली मध्य प्रदेश या मध्य भारत की विशाल जनजाति समुदाय। ठीक है, गोंड जनजाति। इनके भोजन के बारे में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ये भोजन महुआ गोंड जनजाति का प्रमुख भोजन है, जिसे ये देव अन्न कहते हैं। ठीक है, बाजरा, कोंदो, कुटकी, मकई इत्यादि इनके खास भोजन है। गोंड शिकार करके मांस तथा मछली खाना पसंद करते हैं। ये इनका हो जाएगा भोजन के बारे में। दूसरा आपको लिखना है वेशभूषा के बारे में, मतलब पहनावा। तो गोंड जनजाति का पहनावा एकदम सादा होता है। महिलाएं 6 से 8 गज की साड़ी घुटनों पर पहनती हैं तथा पुरुष धोती और बंडी पहनते हैं। कंधे पर पिछोरा और सिर पर मुरेठा बांधते हैं। ठीक है, अब ये जो गोंड ट्राइब है या गोंड जनजाति है, उनके जो फोटो हैं ये आपकी चित्रकला, जो पहले ये लोग जो आदिवासी थे ये पहनते थे। अभी तो बहुत चेंजेस आ गया, तो आपको इस तरह से इसमें आपको फोटो उसमें लगा देना है। ठीक है, या आप इसमें चित्रकला लगा सकते हैं, उनके पहनावा के बारे में, किस तरह की वो चूड़ियाँ पहनते थे, ये सब चीज़ें। अब गहने, देखिए गहने में क्या लिखेंगे, ये आपको यहाँ पे काट के आप अपने जो नोटबुक है, जो प्रोजेक्ट बुक है, इसमें आपको लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए गहने किस तरह के हैं। तो गहने किस तरह के पहनते, देखिए गहने, महिलाएं हाथ में चूड़ियां पहनना सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं। पुरुष की भी गहने पहनना पसंद करते हैं। पुरुष सिर पर मोर पंख की कलगी लगाना पसंद करते हैं। ठीक है, फसलें कौन कौन सी थी, झूम खेती करते थे लोग। झूम खेती मतलब आपका श्लेषण वर्ण वाली। ठीक है, इसमें मुख्यतः बाजरा, आलू, मक्का, चावल इत्यादि की फसलें उगाते थे। प्रमुख उनके उद्यम मतलब जो आपका क्या व्यापार है, कृषि, औजार बनाना, जड़ी बूटियों की एकत्र करना इत्यादि इनके प्रमुख उद्यम है। फिर इनका त्यौहार जो क्या है, त्यौहार पोला पड्डुम पर्व गोंड संप्रदाय का मुख्य त्यौहार है। गोंड जनजाति अपने रीति रिवाजों पर व परंपराओं को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह से आपको इसमें बताना है। इसके बाद खेती के तरीके आपको बताना है। तो खेती के तरीके आप क्या बता सकते हैं, ये खेती के पारंपरिक तरीकों को अपनाते हैं। झूम खेती करते हैं, जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है, और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है तब वहां हटकर दूसरे स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, इनके औजार कौन कौन से हैं, गोंड जनजाति खेती करने के लिए मुख्यतः खुरपी, हसिया, फरसा एवं कुदाल इत्यादि औजारों का उपयोग करते हैं। सामाजिक रीति रिवाज, उत्सवों में देखिए उत्सवों त्योहारों पर सामूहिक भोज और सामूहिक नृत्यगान करते हैं। यह हर त्योहार तथा उत्सव पर मद्यपान आवश्यक अंग है इनका। ठीक है, मद्यपान करते हैं। वधु मूल्य की प्रथा है, विवाह के लिए लड़के द्वारा लड़की भगाए जाने की प्रथा इसमें चलती है। तो ये गोंड जनजाति के बारे में इसमें आप लिख सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट बुक में। अब देखते हैं नेक्स्ट जनजाति, कोल जनजाति। ठीक है, तो कोल जनजाति के बारे में हम जब लिखेंगे तो कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। इनका मूल स्थान मध्य प्रदेश के रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है। यह जनजाति मुख्यतः रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी एवं शहडोल में पाई जाती है। ठीक है, इनका भोजन किस तरह का है,
कोल शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। ये कंदमूल एवं धान से बने व्यंजन खाना पसंद करते हैं। इनकी वेशभूषा किस तरह की होती है, मतलब पहनावा कैसा होता है। कोल जनजाति के लोगों का पहनावा साधारण होता है। पुरुष प्रायः धोती कमीज तथा सिर पर सफेद या रंग बिरंगे साफे पहनते हैं, जबकि स्त्रियां चोली घाघरा और ओढ़नी पहनती हैं। महिलाएं शारीरिक साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं। देखिए कुछ हमने आपके यहाँ पे इमेज ला के दी है आपका कोल ट्राइब के लिए। इस तरह से ये लोगों का पहनावा होता है, देखिए महिलाओं का, ठीक है। इस तरह से देखिए पुरुषों का पहनावा होता है और महिलाओं का है, तो ये अपने नृत्य वगैरह करते रहते हैं। इनके गहने किस तरह के हैं, इनमें गोदना कला प्रमुख प्रचलन में है। स्त्रियां गर्दन में बड़े बड़े आभूषण पहनना पसंद करती हैं। पुरुष भी गहनों की शौकीन होते हैं, ठीक है। ये गहनों के बारे में लिखेंगे आप। नेक्स्ट लिखेंगे फसलों के बारे में। तो फसलें कौन कौन सी होती हैं। कोल जनजाति के लोग अधिकतर खेतीहर होते हैं। पुरुष केवल बुआई का काम करते हैं और अन्य कार्य महिलाएं करती हैं, ठीक है। इसमें इनका जो प्रमुख उद्यम है कृषि है, ठीक है। यह कृषि के अतिरिक्त कारखानों में कार्य करते हैं। त्योहार के लिखेंगे आप। कोल जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा शारदा माता, मरी माता, सूर्य चंद्रमा इत्यादि की पूजा उल्लास के साथ करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर खेती के तरीके में क्या आएगा, खेती के तरीके वे जंगलों की सफाई कर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाकर उस पर खेती करते हैं, ठीक है। और औजार कौन कौन से इनके भी वही हैं, खुरपी है, हसिया है, ठीक है, फरसा है, कुदाल इत्यादि सब औजार क्या है, इनके भी वही औजार होते हैं। तो ये आप सर जनजाति के बारे में, आप 2 जनजाति के बारे में प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। अब इनका जो है सामाजिक रीति रिवाज है ना, सामाजिक रीति रिवाज की हम बात करेंगे तो क्या क्या होते हैं कोल जनजाति के। तो कोल जनजाति का जो सामाजिक रीति रिवाज है, कोल जनजाति में पंचायत का अत्यंत महत्व होता है, जिसके निर्णय को सभी लोग मानते हैं। ये संगीत के शौकीन होते हैं। ये क्या है आपका समगोत्री विवाह वर्जित मानते हैं। वधु मूल्य की परंपरा है इसमें, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट नंबर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 5। आपको जो प्रोजेक्ट लिखना है 2 या 3 लिखना है, इसमें से आप कोई सब लिख सकते हैं। अब हम बात करें प्रोजेक्ट नंबर 5 की, प्रयोजन कार्य 5। इसमें उद्देश्य क्या रहेगा, अपने परिवार के सदस्यों अथवा आसपास पड़ोस के 4 से 5 वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए तथा उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, आपके वार्ड के पंच कौन है, पार्षद कौन। जैसे अगर आप मान लो गांव में रहते हैं तो आपके वार्ड का क्या होगा, पंच होगा। लेकिन अगर मान लो अगर नगरीय क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका वार्ड का पार्षद होता है। तो अपने वार्ड का पंच या पार्षद का नाम आपको पता करना है, वे क्या कार्य करते हैं ये आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा है आपके ग्राम का या नगर के सरपंच या महापौर या अध्यक्ष कौन है, ये आपको पता करना है। जैसे अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव में क्या होगा, सरपंच होगा। अगर आप नगर में रहते हैं तो वहाँ का सरपंच होगा, ठीक है। अगर आप मान लो नगर परिषद में होते हैं तो वहाँ क्या होगा, महापौर होगा या अध्यक्ष होगा। तो उनके आपके नाम लिखने हैं और उनके कार्य लिखने हैं। दूसरा क्या लिखना है कि पंच या फिर पार्षद का चुनाव किस प्रकार होता है, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन रहेगा कि जो सरपंच है या फिर महापौर या अध्यक्ष है को अपने ग्राम या नगर में कार्य हेतु राशि कहाँ से प्राप्त होती है। मतलब उनको जो कोई भी काम करवाना है, चाहे आपका सड़क बनवाना हो, नाल सफाई करवाना है, कोई चीज़ बनवाना है, तो उसको कहाँ से जो पैसा कहाँ से मिलता है ये आपको इसमें लिखना है, चौथे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप, अपने ग्राम या नगर में सरपंच महापौर या अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी वो काम करते हैं वो कौन करते हैं इस बारे में बताना है। तो देखिए इसी का हमने आपको आंसर एक एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया है। तो आप अपने या तो अपने नाम से बनवा सकते हैं, आपके आसपास की मतलब पंच या सरपंच का नाम, या फिर अपने पंच पार्षद या अध्यक्ष का नाम लिख सकते हैं, या फिर इसमें जो हमने आपको प्रोवाइड किया है जो आपका काल्पनिक नाम है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पहले का जो आंसर क्या लिखेंगे, वार्ड के पंच या पार्षद नाम श्री राम सिलावट, ठीक है। पार्षद के कार्य क्या होते हैं, पार्षद का मुख्य कार्य जनता की समस्याओं को परिषद में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करता है, ये करना है, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे आप, ग्राम के सरपंच या फिर महापौर या अध्यक्ष का नाम तो श्री सतीश सिकरवाल लिख देंगे हम, ये भी काल्पनिक नाम है, ठीक है। किसी कहीं का ये सरपंच या वो है, महापौर नहीं है, हमने एक काल्पनिक नाम है। तो इनका महापौर का या अध्यक्ष का काम क्या है, महापौर स्थानीय नागरिक निकाय को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसका सेकंड काम क्या लिखेंगे, यह शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है, कौन, अध्यक्ष या महापौर। यह कार्यक्रम विशेष के दौरान शहर की गरिमा का प्रतिनिधित्व और उससे बनाए रखना कार्यान्वयन क्षमता में निर्धारित प्रतिनिधियों के साथ नागरिक सदन की चर्चाओं को अध्यक्षता करता है, ठीक है। ये इसका काम रहता है किसका, अध्यक्ष या महापौर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि जो पंच या पार्षद के चुनाव कैसे होते हैं। तो ये पंच या पार्षद के चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार की सहायता से नगर निकाय चुनाव का आयोजन करती है। इस चुनाव में शामिल होने वाले व्यक्ति को जनता के द्वारा चुना जाता है। उस नगर की सारी जनता एकजुट होकर अपने इलाके के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करती है, ये आपको लिख देना, ठीक है। देखिए ऊपर के जो क्वेश्चन है, आप अपने घर मान लो लोकल में आपको अपने पार्षद का नाम या अपने पंच का नाम पता है तो आप लिखेंगे, ठीक है, नाम चेंज कर लेंगे। अगर आपके
आसपास के जो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के महापौर का या फिर अध्यक्ष का या फिर सरपंच का आपको नाम पता है तो आप उनका नाम लिख देंगे। बाकी जो नीचे के जो आपके आंसर है वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि ये सभी के सेम काम रहता है, सरपंच का और महापौर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या लिखेंगे? सरपंच, महापौर, अध्यक्ष अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि कहाँ से मिलती है इनको? तो महापौर को शहर के विकास कार्य के लिए प्रशासन से लगभग 2 करोड़ की राशि प्राप्त होती है, जिसे वह अपने वार्ड को छोड़कर शहर के किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। ठीक है, ये क्या है? सरपंच, महापौर और अध्यक्ष के बारे में बता रहा है ना। ये महापौर को मिल रही है, सरपंच को कम मिलती होगी। ठीक है, अब है 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर। जो आपके ग्राम का सरपंच है या महापौर है, आपके अपने शहर का या अध्यक्ष है, तो द्वारा किए जाने वाले कार्य का निर्धारण, तो इसका कार्य का निर्धारण कौन करता है? देखिए, ग्राम नगर में सरपंच, महापौर, अध्यक्ष इत्यादि यद्यपि स्थानीय शासन के पद हैं, तथापि इनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानूनों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, साथ ही ग्राम पंचायत, नगर निगम या फिर नगर महापालिका इत्यादि संस्थाओं के जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाओं के माध्यम से परस्पर विचारों प्रदान भी निर्णय करते हैं कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार के विकास किए जाने हैं। ठीक है, विकास कार्य किए जाने हैं। तो इस तरह से आप इनका आंसर आप नोट कर लेंगे और आप बता देंगे। तो ऐसे ही आपके जो 5 जो आपके प्रोजेक्ट थे आपके सामाजिक विज्ञान के, हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसको आपने प्रोजेक्ट बुक में अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, और इनको अपने 40 नंबर के लिए तैयार करके जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 40 नंबर, इससे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए हमने आपकी हिंदी का, इंग्लिश का और गणित का और आपका पर्यावरण का भी हम लोग आपको इस तरह से प्रोजेक्ट आपको ला के देंगे। आप इनको अच्छे से देखिए और इनको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके प्रोजेक्ट से संबंधित वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।